लेबनान में आईडीएफ के बड़े हमले शुरू हो गए हैं। बेरूत में इजराइल का पहली बार हमला, बहुत बड़ी खबर है। F-35 लड़ाकू विमानों से बेरूत में बमबारी से बेरूत में बहुत बड़ी तबाही हो गई है। अब सोचिए इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है। वैसे आईडीएफ के बेरूत हमले की एक और बड़ी खबर है। आईडीएफ के बेरूत हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। आईडीएफ की बमबारी में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। हमले में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये देखिए, ये बेरूत की तस्वीर है। पहले गाजा से ऐसी तस्वीरें आती थी, अब ये बेरूत की तस्वीर है। लेबनान की राजधानी बेरूत। मरने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं। 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और भीषण बमबारी के बाद बेरूत में इमरजेंसी लगा दी गई है। ये है आईडीएफ का एक्शन इस वक्त बेरूत में। ورانا الغارة هياها هون. هيدي هون حد القائم. तो ये बेरूत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेरूत में आईडीएफ ने हवाई हमले किए हैं, F-35 से बम बरसाए हैं और वहां 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये बेरूत में देखिए कैसे तहलका आ गया, कैसे वहां पर हाहाकार मच गया जब आईडीएफ ने बेरूत में बम बरसाए। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो लेबनान की धरती के साथ साथ हिजबुल्लाह इसी तरह 80 घंटे से लगातार दहल रहा है। 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने लेबनान में अपने ऑपरेशन को बहुत तेज कर दिया है। 24 घंटे से हिजबुल्लाह पर जिस तरह से भीषण बमबारी हो रही है वो अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक बमबारी है। ये सामने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इसी तरह बम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेरूत में और कई जगह पर बरसाए गए हैं। आईडीएफ 24 घंटे के अंदर लेबनान में 50,000 किलो बारूद बरसा चुकी है और इसके बाद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, ठिकाने, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट, हथियार गोदाम बुरी तरह से जल रहे हैं। जिस बात की आशंका थी वही हो रहा है। लेबनान में इजरायली सेना के हमले का तीसरा चरण लॉन्च हो गया है। पेजर विस्फोट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके के बाद इजरायली सेना लेबनान की धरती को 24 घंटे से लगातार दहला रही है। बीती रात से आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 2 फ्रंट से विध्वंसक हमले कर रही है। इजरायली एयरफोर्स के फाइटर प्लेन आसमान से कयामत की बरसात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल की आर्टिलरी ने उत्तरी बॉर्डर से धावा बोला। 24 घंटे के अंदर लेबनान में इजरायल का यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान है। आईडीएफ ने 2 फ्रंट से एक साथ हमला किया और इसी के साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने भस्म हो गए। इजरायल ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर 70 एयर स्ट्राइक की। इस दौरान 50,000 किलो बारूद की बरसात की गई। हमले में हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए। लॉन्च साइट पर मौजूद हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट भी बर्बाद हो गए। आईडीएफ के मुताबिक उसके हमले में हिजबुल्लाह के 30 ठिकाने खत्म हो गए। हिजबुल्लाह पर यह वज्रपात उस वक्त हुआ जब इजरायल के पेजर हमले के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अपने लड़ाकों को संबोधित कर रहा था। नसरल्लाह के संबोधन के दौरान ही इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में बमबारी शुरू कर दी।
हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर खत्म किया जाने लगा। इजराइल के लड़ाकू विमान बैरूत भी पहुंचे। लेबनान की राजधानी में सोनिक बूम और फ्लेयर फायर किए गए। हिजबुल्लाह ने अपनी रॉकेट लॉन्च साइट पर 1000 से ज्यादा रॉकेट पहुंचा दिए थे। नसरल्लाह की स्पीच के बाद हिजबुल्लाह इजराइल में अभी तक का सबसे बड़ा विध्वंस करने वाला था। 1000 रॉकेट फायर कर इजराइल के शहरों को जलाने का मंसूबा था, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसा नहीं कर सका। सैटेलाइट से इजरायली इंटेलिजेंस को हिजबुल्लाह के खतरनाक प्लान का पता लग गया, लिहाजा उसने नसरल्लाह के भाषण के दौरान ही लेबनान में भयानक हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल के हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट जल गए, बल्कि 100 रॉकेट लॉन्च साइट्स का भी नामो निशान मिट गया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ गाजा जैसा ही सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। लगातार 4 दिन से हो रहे अकल्पनीय हमले से हिजबुल्लाह पूरी तरह बौखला गया है। हिजबुल्लाह अब इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा बड़ा नरसंहार करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने इजराइल में अपने फिदाइन हमलावरों की घुसपैठ करवानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह इजरायली शहरों में आत्मघाती हमले करवाने के फिराक में है। तो समंदर के रास्ते इजराइल में हिजबुल्लाह ने बड़ी घुसपैठ कर दी है। हिजबुल्लाह के फिदाइन हमलावर समुद्र के रास्ते नेतन्या बीच पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 फिदाइन हमलावर तेल अवीव में घुस चुके हैं। इजराइल के नेतन्या बीच पर वो नाव मिली है जिसके जरिए फिदाइन इजराइल में घुसे। ये फिदाइन हमलावर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अलग अलग जगहों पर छिप गए हैं। इसके बाद तेल अवीव में सुसाइड बॉम्बिंग का खतरा मंडराने लगा है। तेल अवीव में बड़े आतंकी हमले की आशंका बढ़ गई है। आशंका तो यह भी है कि हिजबुल्लाह के फिदाइन कार ब्लास्ट के जरिए हमला कर सकते हैं। खतरा बढ़ने के बाद तेल अवीव में फिदाइन हमलावरों की तलाश तेज हो गई। हिजबुल्लाह एक तरफ 7 अक्टूबर जैसा हमले करने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ रॉकेट से पलटवार कर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल के हमले से वो कमजोर नहीं हुआ है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। इजराइल के ऑल राउंड अटैक से भड़के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट से कई राउंड हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के 17 ठिकानों पर रॉकेट की बरसात की। आधी रात हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 2 सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए। रात खत्म हुई तो हिजबुल्लाह के हमले फिर शुरू हो गए। हिजबुल्लाह ने दिन के उजाले में 150 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने 150 रॉकेट फायर किए तो इजरायली आयरन डोम का एक्शन शुरू हो गया। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट विस्फोट करने में सफल रहे, जिससे कई शहरों में आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से पूरे उत्तरी इजराइल पर विनाश का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साफेद, गोलन, गैलिली, मेरोन, तिबेरिस, मेतुला, किरियत शिमोना, कटजरीन, येसुद हमाला, रोशपेना,
उत्तरी इजराइल के ये वो शहर हैं जहां हिजबुल्लाह रह रहकर रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की वजह से यहां नरसंहार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईडीएफ और होम कमांड ने इन इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों से जान माल का नुकसान कम हो सके, इसके लिए लोगों को हिदायत दे दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकलें, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, कम्युनिटी के गेट को अपने नियंत्रण में रखें, बंकर के आसपास ही रहें। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले वक्त में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुए युद्ध का आकार और प्रकार बड़ा और विध्वंसक होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब लेबनान और इजराइल में विध्वंसक जंग कभी भी शुरू हो सकती है। पेंटागन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देश अपने नागरिकों को लेबनान तुरंत छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इस बीच इजराइल ने उत्तरी बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी तरफ नसरल्लाह ने इजराइल को खाक में मिलाने की धमकी दी है, जिसके तुरंत बाद गोलन हाइट से लेकर उत्तरी बॉर्डर तक रॉकेट स्ट्राइक कर डाली। अब इजराइल तमतमा रहा है। वो आज रात लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को खाक में मिला सकता है। जो गाजा में हुआ वो लेबनान में होने जा रहा है। जैसे हमास लड़ाकों को रौंदा, वैसे हिजबुल्लाह लड़ाकों का सफाया करेगा इजराइल। बस कुछ घंटे बाद लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन गाजा शुरू हो सकता है। क्योंकि इजराइल इस दफा पिछली साल 7 अक्टूबर जैसे हमले का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके लिए इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तरी बॉर्डर पर हैवी वेपन आर्टिलरी लगा दी है, यहां तक कि मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्चर की भी तैनाती कर दी है, जबकि डिफेंस सिस्टम पहले से ही तैनात है। गाजा से आईडीएफ सैनिकों की कई टुकड़ियां उत्तरी बॉर्डर पर पहुंच रही हैं। ये उसी की तस्वीर है जिसमें मिलिट्री और आर्मर्ड व्हीकल को वहां पहुंचाया जा रहा है। इतना भारी डिप्लॉयमेंट पिछले 1 साल में अभी तक नहीं हुआ। हालांकि गाजा में जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ था तब भी इसी तरह का हाल था, लेकिन अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए इजराइल ने ठीक वैसे ही रणनीति अपनाई है। इजराइल को इस बात का अंदेशा है कि हिजबुल्लाह कभी भी बौखलाकर उस पर बड़ा हमला कर सकता है और उसकी इंटेंसिटी अब तक किए गए हमलों से कहीं ज्यादा हो सकती है। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर 600 से ज्यादा रॉकेट दागकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हालांकि अभी हिजबुल्लाह की हिम्मत उत्तरी बॉर्डर पर हमले की नहीं हो रही। क्योंकि हिजबुल्लाह को पता है कि इजराइल की इतनी भारी तैयारी के बीच वो उत्तरी बॉर्डर पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए उसने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिससे इजराइल को पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले से भी बड़ा जख्म दिया जा सके। इसके लिए 1000 कमांडो हमास ने भेजे हैं। साथ ही मोटराइज्ड पैराट्रूपर्स की एक टीम भी लेबनान पहुंच चुकी है। अब उसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, यह सिर्फ नसरल्लाह को पता है। ईरान ने भी हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। जैसे ही हिजबुल्लाह हमला शुरू करता है, अगर इजराइल ने पलटवार किया तो ईरान भी युद्ध में उतर सकता है। इस बीच पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल के पास सिर्फ युद्ध ही इकलौता विकल्प है।
क्योंकि उत्तरी बॉर्डर पर हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके बॉर्डर के पास भेज दिए हैं। साथ ही रॉकेट और मिसाइल का स्टॉक उसे ईरान से मिल रहा है। स्थिति बेहद गंभीर है, यह जानते हुए बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद हेडक्वार्टर पहुंच गए। वॉर एक्सपेंशन पर प्लान बनाया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी साथ थे। उन्होंने कहा, उत्तरी बॉर्डर पर रिस्क कितना भी बड़ा हो, इजरायली सैनिक हर परिस्थिति के लिए तैयार है। कई देशों को भी बड़े युद्ध की आशंका है, इसलिए ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पूरे अरब में हालात खौफनाक बताए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब लेबनान युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। तो हिजबुल्लाह ठीक हमास जैसा हमला कर सकता है। इसके लिए 2 चरणों में हमले का प्लान है। सबसे पहले लितानी पार मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों से रॉकेट स्ट्राइक की जा सकती है, जिसके टारगेट पर उत्तरी बॉर्डर पर मौजूद आईडीएफ सैन्य ठिकाने हैं। ऐसा करके हिजबुल्लाह इजरायल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की तैयारी में, साथ ही टैंक और मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का प्लान है। उत्तरी बॉर्डर और गोलन हाइट्स पर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया गया है, जिससे इजरायली फोर्स को 2 मोर्चों पर खुद लड़ना पड़ेगा। हिजबुल्लाह का साथ दे रहे हमास और हूती लड़ाके भी लेबनान पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण में हिजबुल्लाह डिफेंस सिस्टम नाकाम होते ही लड़ाके उत्तरी बॉर्डर में अंदर भेज देगा। उत्तरी बॉर्डर के पास छुपे उसके लड़ाके एक्टिव हो जाएंगे, जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमास जैसे हमले की तरह अटैक करेंगे। हिजबुल्लाह लड़ाके मोटराइज्ड पैराग्लाइडर से घुसपैठ करेंगे, उत्तरी बॉर्डर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाएंगे। इस दौरान कुछ लड़ाके आईडीएफ सैनिकों को उलझाए रखेंगे। इसके लिए हमास ने 1000 कमांडो और पैरा ट्रूपर्स लेबनान भेजे। युद्ध की आशंका प्रबल होती जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर रॉकेट स्ट्राइक की है। इसके अलावा साफेद और मीरान इलाके में 110 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह अब इजरायल के उन हाईवे को टारगेट कर रहा है जहां से हथियार उत्तरी बॉर्डर पर पहुंचाए जा रहे हैं। इसके जवाब में इजरायल ने भी दक्षिणी इजरायल के अल जबल में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को दहला दिया। यानी युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है, वो कभी भी बड़ी आग में बदल सकती है। वैसे भी पेंटागन ने आशंका जाहिर की है इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन एक बड़े युद्ध की शुरुआत कर सकता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। पेंटागन का अलर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब 2 देशों के बीच युद्ध, और इस युद्ध में ईरान जरूर कूदेगा। वैसे भी तेहरान में IRGC के फैसिलिटी सेंटर पर कुछ घंटे पहले हुए विस्फोट के लिए वो इजरायल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये उसी की तस्वीरें हैं। इस फैसिलिटी सेंटर में बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन हुआ करता था। इसके अलावा हिजबुल्लाह सहित कई देशों में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमले की तैयारी कर चुके हैं, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है। अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या 40,000 तक पहुंचा सकता है, कई और सैन्य ठिकाने बना सकता है। जबकि अभी उसके 12 युद्धपोत तैनात हैं, उसकी 4 स्क्वाड्रन अलर्ट मोड पर डाल दी है। अमेरिका ने ईरान और लेबनान पर समंदर से आक्रमण का ब्लूप्रिंट बना लिया है। भूमध्य सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन लगाया है, साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप द वास्प तैनात किया है। USS न्यूयॉर्क और USS ओक हिल भी पूर्वी भूमध्य सागर में इजरायल की समुद्री सीमा के पास लगाया है। हमले के लिए 5 टारगेट फिक्स किए हैं। टारगेट 1 लेबनान, टारगेट 2 गाजा, टारगेट 3 वेस्ट बैंक,
टारगेट 4 इराक में ईरानी प्रॉक्सी और टारगेट 5 सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी। इसी तरह लाल सागर में यूएसएस कोल और यूएसएस लाबून गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं, जिनके टारगेट पर यमन में हूती ठिकाने हैं। फारस की खाड़ी में ठीक ईरान के पास यूएसएस सेंटिनल कोस्ट गार्ड क्लास वॉरशिप लगाया है, जो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ओमान की खाड़ी में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए 4 युद्धपोत लगाए गए हैं। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, द निमित्ज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस लेक इरॉय और यूएसएस टाइकनडेरोगा। यानी इजराइल पर खतरा मंडराया तो अमेरिका अरब में तबाही मचा देगा, और ऐसा हुआ तो अरब धधकेगा, जिसका दायरा यूरोप तक भी पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और बैरूत में कई जगहों पर भीषण बमबारी हमले की वजह से बैरूत में बड़ी तबाही हुई है। हमले में 10 से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो गई है। तो बैरूत में देखिए, लेबनान की राजधानी बैरूत में कैसे यहाँ इजराइल की सेना तबाही मचा रही है। ठीक वैसे ही तस्वीरें आपने कुछ दिनों पहले गाजा में देखी थी, अब बैरूत में भी वैसी तस्वीरें आ रही हैं। ورانا الغارة اياها يا شباب هون حجموس حد القائم. तो लेबनान में पेजर का धमाका किसने कराया, इसे लेकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह सब कैसे मुमकिन हुआ, इसको लेकर कई सवाल हैं। अब तक जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी ने कई फर्जी कंपनी बनाई और हिजबुल्लाह के तमाम ऑर्डर्स तक अपनी पहुंच बना ली। एक रिपोर्ट में दावा है कि बुल्गारिया की किसी कंपनी के जरिए हंगरी की फर्जी कंपनी तक पेजर पहुंचाए गए। दावा यह भी है कि हिजबुल्लाह को जो वॉकी टॉकी भेजे गए उसे जापान की कंपनी ने नहीं बल्कि किसी अज्ञात कंपनी ने बनाया था। जापानी कंपनी का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास जो वॉकी टॉकी हैं उनका प्रोडक्शन 2014 के बाद से किया ही नहीं गया। लेबनान में इन धमाकों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसे सुनकर वाकई यकीन होने लगा है कि जासूसी एजेंसियां वहां से सोचना शुरू करती हैं जहां किसी आम इंसान की सोच खत्म होती है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी खुद को बेहतर शातिर समझता था, अपने लड़ाकों के हाथों से मोबाइल फोन दूर कर दिया। बेहद चालाकी दिखाते हुए अपने लड़ाकों को पेजर युग में पहुंचा दिया। नसरल्लाह सोच रहा था पेजर को भला कोई कैसे ट्रैक कर सकता है। पेजर उसके लड़ाकों के लिए कवच बनेगा। पेजर का तोड़ अमेरिका भी नहीं निकाल सकेगा। लेकिन हुआ क्या, पेजर ही उसके लड़ाकों के लिए मौत का सामान बन गया। पेजर ही बम बन गया और पेजर से ही सटीक निशाना भी लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल से दुश्मनी मोल ली है। इजराइल भले ही छोटा सा देश है, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का कद दुनिया में बहुत बड़ा है। मोसाद ने यह सब कैसे किया, इसका अंदाजा अब दुनिया के कई देशों को होने लगा है। मोसाद ने दुश्मन का पीछा नहीं किया, मोसाद दुश्मन के इलाके में भी नहीं गया, बल्कि इस बार दुश्मन ने खुद मोसाद को संपर्क किया। हिजबुल्लाह का मकसद इजराइल में तबाही लाना है, इसलिए हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पेजर और वॉकी टॉकी खरीदना शुरू किया। लेकिन हिजबुल्लाह को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इजराइल की तबाही के लिए जहां से सामान खरीदा जा रहा है वो सब इजराइल की कंपनियां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद कई फर्जी कंपनी बना चुका है। रिकॉर्ड से कंपनी पर शक करना मुश्किल है। पेजर के लिए भी हंगरी में BAC नाम की फर्जी कंपनी मौजूद थी। मोसाद को बस इतना पता करना था कि हिजबुल्लाह ने पेजर कहां से खरीदने का मन बनाया है।
और ये पता करना बहुत आसान था क्योंकि हिजबुल्लाह की पहुंच बहुत कम देशों में है और पेजर भी दुनिया की कुछ खास कंपनी ही बना सकती थी। हिजबुल्लाह से ऑर्डर जारी होकर ताइवान पहुंचा। मोसाद की फर्जी कंपनी ताइवान से ऑर्डर लेने पहुंची। हंगरी में पीएसी के नाम पर पेजर बनाने का काम ले लिया गया। पेजर बनाने का काम हासिल करने के बाद मोसाद कमीशन हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी की तरफ शिफ्ट हुआ। कंपनी जापान की थी, इसलिए मोसाद के लिए यह काम थोड़ा मुश्किल था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने जापान की कंपनी के नाम से ही नकली वॉकी टॉकी का प्रोडक्शन किया और पेजर के साथ ही विस्फोटक वाले वॉकी टॉकी के सेट लेबनान तक भिजवा दिए गए। तो वॉकी टॉकी को लेकर भी हिजबुल्लाह के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। हिजबुल्लाह के पास आईकॉम कंपनी का वायरलेस सेट है। आईकॉम जापान की कंपनी है। इस कंपनी का ICV82 मॉडल का सेट हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास है। जापान से इसकी सप्लाई 2004 से 2014 तक की गई थी, लेकिन 2014 में वॉकी टॉकी का यह मॉडल बनना बंद हो गया। कंपनी ने इस मॉडल की बैटरी को बनाना भी बंद कर दिया। अब हैरानी की बात है कि तमाम वॉकी टॉकी हिजबुल्लाह ने सिर्फ 5 महीने पहले खरीदे। इसलिए माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह तक नकली वायरलेस सेट पहुंचाए गए। जापान की आईकॉम ने चेतावनी भी जारी की थी। कंपनी को नकली वॉकी टॉकी के प्रोडक्शन की जानकारी मिली थी, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ धोखा हो गया। आईकॉम के नाम से विस्फोटक वाले वॉकी टॉकी लेबनान पहुंचा दिए गए। वैसे तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह हर काम बहुत सोच समझकर करता है, लेकिन मोसाद का जाल और उसके एजेंट की हर चाल इतनी सधी हुई थी कि हिजबुल्लाह को भनक तक नहीं लगी। नया खुलासा यह है कि विस्फोटक वाले पेजर बुल्गारिया में बनाए गए। बुल्गारिया में जांच के आदेश दिए गए हैं। कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। 16 लाख यूरो की डील की जांच चल रही है। बुल्गारिया से हंगरी में पेजर भेजे गए थे। मोसाद अपने मिशन में कामयाब रहा है और लेबनान में कई हिजबुल्लाह लड़ाके अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए अब अगर मोसाद के प्लान का पूरा खुलासा भी हो जाए तो इजराइल को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी दहशत लेबनान से ईरान तक है। दुनिया के दूसरे देशों से आयात हर चीज संदेह के घेरे में है। इजराइल की कितनी फर्जी कंपनी है कोई नहीं जानता। इजराइल का अगला प्रहार कब होगा यह भी कोई नहीं जानता। ईरान में धमाकों की शुरुआत भी हो चुकी है। कितना नुकसान धमाके की वजह से हुआ है यह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन मोसाद अगर वॉकी टॉकी और पेजर में धमाके करा सकता है तो कई और तरह के धमाके भी मुमकिन हैं। लेबनान ने भी धमाकों की जांच की है। लेबनान ने माना है कि पेजर में खास विस्फोटक थे। इजराइल ने खास तरह की बैटरी का इस्तेमाल किया। बैटरी से धमाका कराना मुमकिन हो रहा है। फिलहाल हिजबुल्लाह का संचार सिस्टम पूरी तरह से फेल है। मोबाइल फोन हटा दिए गए थे और पेजर को अब फेंक दिया गया है। ऐसे में कमांड सेंटर से आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल भी बंद करना पड़ा है। हिजबुल्लाह दोबारा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। मोबाइल फोन से इजराइल को जासूसी में मदद मिलेगी। अहम ठिकानों की लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। फिलहाल बुल्गारिया की जांच में मोसाद के प्लान को लेकर कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। दावा है कि यहां की एक कंपनी ने ही हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई किए थे। इस कंपनी का इजराइल से क्या संपर्क है यह भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। तो तेल अवीव में IDF चीफ हालेवी की एक बड़ी बैठक हुई है। हालेवी की वॉर कमांडर्स के साथ एक बड़ी बैठक। IDF
चीफ का बैठक के बाद बयान भी आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज़्ब के साथ जंग में अब कोई डेडलाइन नहीं है, ये आईडीएफ चीफ ने कहा है। आईडीएफ चीफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का प्रमुख आज रात लेबनान में घुस सकती है आईडीएफ। आप समझिए, वो कह रहे हैं आपकी कोई डेडलाइन नहीं बची है, सारी डेडलाइन क्रॉस हो चुकी हैं। इसका मतलब आप समझिए। तो 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना कुर्स्क में दाखिल हुई थी। ज़ेलेंस्की का प्लान था रूस को उसी की जमीन पर घेरना, लेकिन अब यह प्लान ज़ेलेंस्की पर ही भारी पड़ने लगा है। यूक्रेन न सिर्फ कुर्स्क की जंग हार रहा है, बल्कि यूक्रेनी शहरों में रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की अब रूस को दहलाने के लिए छल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉस्को और उसके आसपास के इलाके में सैबोटाज हमले तेज हो गए हैं। सवाल है कि इस तरह के हमलों से यूक्रेन कब तक रूस के सामने टिक पाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं गोदाम धू धू कर जल रहे हैं, कहीं रिहायशी इमारतों में आग लग रही है, तो कहीं पार्किंग लॉट में मौजूद गाड़ियां प्रचंड अग्नि में धधक रही हैं। कुछ इसी तरह रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास के इलाके टहल रहे हैं, अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये यूक्रेन के ड्रोन या मिसाइल अटैक का कारनामा है, तो आप गलत हैं। ये रूस के सबोटाज हमले हैं जो बीते 48 घंटे में बेहद तेज हो चुके हैं। यूक्रेन अपने एजेंट्स के जरिए मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को स्वाहा कर रहा है। धू धू कर जलता ये अपरिंकी में मौजूद गोदाम है जो क्रेमलिन से महज 21 किलोमीटर दूर है। ये एक रुई का गोदाम था जिसमें बीती रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग 5000 स्क्वायर मीटर में मौजूद पूरे गोदाम में फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। क्रेमलिन से 25 किलोमीटर दूर मिर्नयी में भी एक गोदाम में आग लग गई। अपरिंकी और यहां मौजूद गोदाम में आग एक ही वक्त पर लगी थी। ये मॉस्को में बीती रात आग लगने के सिलसिले की महज शुरुआत थी। सारातोव रीजन में एक 3 मंजिला घर की छत और एंट्रेंस गेट पर आग लग गई। देखते ही देखते ये आग करीब 2000 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई। रोस्तोव के वोरोशिलिवोस्की ब्रिज के पास भी भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। नोवगोरोद में मौजूद एक सोसाइटी की पार्किंग एरिया में अचानक आग लग गई, जिसमें 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। किरोव में मौजूद 2 ट्रांसफार्मरों में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा घरों में करीब 6 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गया। सवाल है कि यूक्रेन ने रूस के शहरों पर डायरेक्ट अटैक की जगह सबोटाज हमले अचानक तेज क्यों कर दिए हैं? क्या ज़ेलेंस्की इस तरह के हमले कर कोई मैसेज देना चाहते हैं? दरअसल ज़ेलेंस्की का कुर्स्क प्लान अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगा है। उनकी इस रणनीति ने रूस को जीत की नई उम्मीद दी है और नेटो को बहुत ज्यादा तनाव, जिसकी वजह से यूक्रेन सीधे हमले करने में ज्यादा सक्षम नहीं बचा है। लेकिन ज़ेलेंस्की सबोटाज हमले कर रूस के लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन आर्मी कुर्स्क और फ्रंट लाइन दोनों ही मोर्चों पर कमजोर पड़ चुकी है। यूक्रेनी सैनिक या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। छह अगस्त को यूक्रेनी सैनिक अचानक कुर्स्क में घुस गए थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीते एक हफ्ते में कुर्स्क की जंग पूरी तरह से बदल चुकी है। बीते 24 घंटे में रूस ने कुर्स्क में 600 वर्ग किलोमीटर के इलाके को खाली करवा लिया है। रूस यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग ग्लुश्कोवो और सुत्जा में चल रही है। ग्लुश्कोव में रूस ने यूक्रेनी आर्मी को 260 वर्ग किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ से घेर लिया है।
सुत्जा में अकबर ब्रिगेड के सामने यूक्रेनी फौज बीते 24 घंटे से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। रूस ने इन दोनों इलाकों को पूरी तरह से खाली करवा लिया है और रूसी वायुसेना यहां जबरदस्त बमबारी कर रही है, जिसने यूक्रेनी सेना में दहशत फैला दी है। कुर्स्क में आने वाले दिन यूक्रेनी आर्मी के और ज्यादा मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। पुतिन ने कुर्स्क में 40,000 सैनिकों को उतार दिया है। क्रीमिया से हथियार कुर्स्क ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बेलारूस से भी हथियार कुर्स्क पहुंच रहे हैं। ज़ेलेंस्की की कोशिश थी कि कुर्स्क को घेरकर यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर पुतिन आर्मी को कमजोर कर देंगे, लेकिन कुर्स्क प्लान फेल होने की कगार पर है। अब फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन कमजोर हो रहा है। पोक्रोवस्क के मोर्चे पर यूक्रेन बेहद कमजोर हो चुका है। यूक्रेनी आर्मी यहां किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है, जिस बात की मुनादी खुद ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की अपने बेहतरीन सैनिकों को कुर्स्क जंग में भेज चुके हैं और अब फ्रंट लाइन पर अनट्रेन्ड और नौसिखिए सैनिक लड़ रहे हैं। दस दिन पहले यूक्रेनी जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने माना था कि यूक्रेनी सैनिकों को पूरी फ्रंट लाइन पर लड़ने में बेहद दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह यूक्रेनी जवानों का अनट्रेन्ड होना है। पेक्रोवस्क से अलग सूमी में पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहां रूस की वायुसेना एयर अटैक कर रही है। ये सूमी में मौजूद एक नर्सिंग होम की तस्वीरें हैं, जहां बुजुर्गों को रखा गया था। रूस ने यहां ग्लाइड बम हमले किए। हमले के वक्त यहां 221 बुजुर्ग मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। साफ है, कुर्स्क में जंग छेड़कर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अब ना तो वो रूस की जमीन पर आगे बढ़ने में कामयाब हो रहे हैं और न ही अपनी धरती बचा पा रहे हैं। साफ है, अगर ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क की जिद नहीं छोड़ी तो रूस की जीत ज्यादा दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस की धरती पर युद्ध शिफ्ट करने की रणनीति दुनिया के लिए संकट बनने की तरफ बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। यानी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के हथियारों से रूस पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू होने वाले हैं। अमेरिका भी 26 सितंबर को इस मामले पर अंतिम निर्णय ले सकता है। सैन्य हलचल बढ़ती देख रूस ने यूरोप और अमेरिका पर सरमत मिसाइल से हमले की धमकी जारी कर दी और आर्कटिक में न्यूक्लियर सबमरीन भी तैनात कर दी। रूस विनाश के लिए ही अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में समर्थन देना शुरू किया और उसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब रूसी धरती पर युद्ध लड़ा जाए। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के हमले इस रणनीति का पहला चरण है और अब अमेरिका सहित यूरोप रूस की धरती पर हमले को हरी झंडी देने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की सहमति दे दी है। यूरोपियन यूनियन में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अब रूस पर हमले के लिए यूरोपीय देशों के हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। प्रस्ताव के समर्थन में 425 वोट पड़े। प्रस्ताव में कहा गया कि बिना प्रतिबंध हटाए यूक्रेन आत्मरक्षा नहीं कर सकता। ईयू ने 19 सितंबर को प्रस्ताव पारित कर दिया और अगले हफ्ते अमेरिका भी इस मामले पर फाइनल फैसला लेने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन दौरे पर जाने वाले हैं। 26 सितंबर को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति बाइडेन से होगी। इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की बाइडेन को यूक्रेन के विक्ट्री प्लान सौंपेंगे।
इस मीटिंग में यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले की इजाजत मिल सकती है। ये दो बड़े घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि यूरोप में महासंग्राम की आशंका तेज हो गई है। ईयू का प्रस्ताव पारित होने के बाद रूसी ड्यूमा के प्रमुख व्याचेस्लाव वोलोदिन ने सबसे विनाशक हमले की चेतावनी जारी कर दी है। रूसी ड्यूमा के प्रमुख व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा है कि रूस की धरती पर हमले करना सबसे बड़ी भूल होगी। इसके परिणाम में सर्मत मिसाइल 3 मिनट 20 सेकंड में फ्रांस पहुंच सकती है। सर्मत मिसाइल रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और यह धरती के किसी भी हिस्से पर 10 परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल से हमले का मतलब पूरे शहर का भस्म हो जाना है और रूस ने इसके प्रयोग की धमकी भी दे दी है। रूस ने यूरोप के देशों की दो तरफ से घेराबंदी कर दी है। रूस की धरती पर साइलो में सर्मत मिसाइल लोड कर दी गई है और आर्कटिक में रूस की परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन गश्त लगा रही है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उसकी धरती पर यूरोप या अमेरिकी हथियारों से हमले हुए तो पूरे यूरोप पर ऐसी मिसाइलों की बरसात होगी जिन्हें नेटो के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएंगे। आर्कटिक महासागर में नॉर्डिक देशों और अमेरिका की नेवी ड्रिल के बाद रूस चौकन्ना है। इसीलिए आर्कटिक में न्यूक्लियर हथियारों सहित सबमरीन तैनात कर दी गई है। 25th सबमरीन डिवीजन की 2 सबमरीन रूस के आर्कटिक बेस पर तैनात हैं। यूक्रेन को अगर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिली और रूसी धरती पर विनाश शुरू हुआ तो यूरोप महासंग्राम की आशंका बढ़ जाएगी, जो परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। और देखिए, किम जोंग के हथियारों के जखीरे में एक नई मिसाइल शामिल हुई है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी होंगसोंग 11 बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को बढ़ाने के लिए एक खास वॉरहेड तैयार किया है। यह वॉरहेड बहुत बड़ा है और इसमें 4 टन से भी अधिक विस्फोटक है। फिर वैसे ही तस्वीर, फिर वैसा ही धमाका, फिर वैसा ही अंदाज। किम जोंग ने एक बार फिर दिखाया कि तारीखें भले ही बदल जाएं, लेकिन उसका अंदाज नहीं बदलने वाला है। किम ने दिखा दिया कि नॉर्थ कोरिया के हथियारों के गोदाम से मिसाइलों के निकलने का सिलसिला थमने वाला नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने वानसोंग 11 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इस शॉर्ट रेंज मिसाइल को अब नॉर्थ कोरिया ने और ज्यादा घातक बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार यह मिसाइल एक लंबे वॉरहेड के साथ नजर आई। यानी मिसाइल तो वही है, लेकिन इससे होने वाली तबाही की ताकत को किम जोंग ने कई गुना बढ़ा दिया है। वानसोंग 11 बैलिस्टिक मिसाइल में अब 4.5 टन का वॉरहेड लगाया गया है। किम की मिसाइल अमेरिकी अटैक एमएस की तरह है। मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। किम जोंग इस टेस्टिंग के वक्त खुद मौजूद रहा और उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि किम ने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ है। वासोंग 11 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 410 किलोमीटर है। अब वासोंग 11 मिसाइल के वॉरहेड में बदलाव किया गया है। शॉर्ट रेंज की मिसाइल में बड़े वॉरहेड की खास वजह भी है। अमेरिका और साउथ कोरिया को शक है कि किम ने यह मिसाइल रूस की डिमांड पर बनाई है। रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए शॉर्ट रेंज की मिसाइलों की जरूरत है।
4.5 टन के वॉरहेड से यूक्रेन में हर प्रहार से बड़ी तबाही हो सकती है। तो पोलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक के बाद अब बोरिस तूफान ने इटली में कहर बरपाया है। तूफान की वजह से इटली में महज कुछ घंटों में जबरदस्त बारिश हुई है। सड़कों पर सैलाब उफान मार रहा है। गाड़ियां पानी में छत तक डूबी हैं। रिहायशी इलाकों में मकान आधे डूब चुके हैं। आसमान से बरसी बारिश इटली में महज एक रात में बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर लेगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। 19 सितंबर की रात उत्तरी इटली के प्रांतों में बाशिंदे इत्मीनान से सो रहे थे। अचानक बारिश होने लगी। आसमान से पानी ऐसा बरसा कि लामोन नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए और पानी शहर में दाखिल हो गया। ये तस्वीरें इटली के एमिलिया रोमैग्ना की हैं। लामोन नदी इसी शहर के पास से होकर गुजरती है। ये बीती रात आई बाढ़ के कुछ घंटे बाद का ड्रोन वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है नदी का पानी तेजी से शहर में दाखिल हो रहा है। महज कुछ ही घंटों में शहर में 6 फीट तक पानी भर गया। पूरे शहर के लोग बाढ़ के बीच अपने घरों में कैद हो गए। ये अगले दिन सुबह की तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी और उसमें डूबे मकान नजर आएंगे। इटली में अचानक आई बारिश की वजह से 4 प्रांत बाढ़ की चपेट में हैं। रेस्क्यू टीमों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। टीमें घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही हैं। कई जगहों पर सैलाब की रफ्तार अब भी बेहद तेज है। इन जगहों पर लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या दिल्ली में ट्रैफिक चालान पर 50% की राहत मिलेगी? 35% यस, 65% नो। क्या रिकी पॉन्टिंग कोलकाता टीम के कोच बनेंगे? 5% यस, 95% नो। क्या गौतम अडानी बनेंगे भारत के पहले ट्रिलियनर? 20% यस, 80% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.